हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया सर। आज आप क्या बताने वाले हो? आज हम देखेंगे पीजीपीपी के क्वेश्चंस। कहाँ से देखेंगे? स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल तो भगवान है, उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं। तो आज हम देखेंगे पीजीपीपी के 1 2 3 4 चार क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे कुछ कल देखेंगे, जिससे अपना पीजीपीपी के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे एटलीस्ट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। तो क्योंकि वो भी करके चलना है, तो स्टडी मटेरियल मैं आपका कवर करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ये हम कहां से कर रहे हैं सर? टेस्ट योर नॉलेज से कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? टेस्ट योर नॉलेज से। टेस्ट योर नॉलेज का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन अरे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एग्जामिन क्रिटिकली द फॉलोइंग केसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। और अपना असेसमेंट ईयर आप अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ अपना ये स्टडी मटेरियल अक्टूबर 21 का है। तो मैंने देखे चेंजेस तो कुछ है नहीं है, तो एक साल बस ईयर का डेट चेंज कर देंगे बस, तो हमारा आगे आ जाएगा। सपोर्ट द आंसर रिलेवेंट केस लॉज एंड वर्किंग। ये किसका क्वेश्चन है? अपना केस लॉस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? केस लॉस का। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना केस लॉस का एग्जाम में, ये वही है। अरे ये वही है 4 मार्क्स वाला। Janak is a proprietor of Messrs. Yash Taxnet, which is engaged in the garment manufacturing business. The entire block of plant and machinery is chargeable to depreciation at the rate 15%, has 20 different machinery items as at 31st March 2022. One of the machineries used for packaging had become obsolete and was discarded. Only discarded. ध्यान रखना, भी इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। By Mr. Janak in July 21. Assessee filed its return for assessment year 22-23, claiming total depreciation of 40 lakh, which includes 4 lakh being the depreciation claimed on the machinery item discarded by Mr. Janak। मतलब जो आइटम उसने डिस्कार्ड किया था 4 लाख का, उसने वो भी क्लेम कर लिया, और असेसिंग ऑफिसर ने उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट है 4 लाख डिस्कार्ड कर लिया, 36 लाख की उसको अलाउ करी। ठीक है। द एओ disallowed the claim of depreciation 4 lakh during the course of scrutiny comment on the validity। ये पूछ रहा है कि इस एओ का एक्शन ठीक है कि नहीं। पहले हम बताएंगे कि हमारा दिक्कत क्या है। पहले तो इसमें लॉ बताएंगे क्या चीज है इसमें, फिर हमारे को दिक्कत क्या आई थी, उसका सॉल्यूशन क्या है, और केस लॉ का हमें कोट करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम बताएंगे क्या असेसी को पहले डेप्रिसिएशन मिलती थी फॉर द यूज पर्पज ऑफ बिजनेस, अगर मिलती थी तो इस साल भी मिलेगी। और जो डिस्कार्डेड मतलब है, डिस्कार्डेड जो है 43(6) से कनेक्ट होगा। किससे? 43(6), जिसमें लिखा है मनीज पेबल। मनीज पेबल में क्या क्या आता है? सोल्ड, स्क्रैप, और एक चीज और है अपनी डिस्पोज्ड ऑफ। ये 3 चीज होती है, तब जाके मनीज पेबल बनता है, और फिर अपनी वैल्यू घटती है असेट के ब्लॉक से, वरना नहीं घटती। ठीक है ना। अगर ये डिस्कार्डेड है तो नहीं हटेगा ब्लॉक से, अगर डिस्कार्डेड है तो ब्लॉक से नहीं हटेगा। जब ब्लॉक से नहीं हटेगा तो डेप्रिसिएशन भी मिलेगी। चलो इसका आंसर रीड करते हैं तो अपने को आइडिया पड़ जाएगा पूरा। तो अगर डेप्रिसिएशन मिल गई तो इसका मतलब ए हो गलत है ना। चलो देखते हैं। The issue under consideration is whether the disallowance of depreciation made by the AO with regards to a discarded asset in arriving at the written down value is justified or not. One of the conditions for claim of depreciation under section 32 is that eligible asset must have been put to use. Section 32 में लिखा ही है asset के ऊपर depreciation तुम तभी claim कर सकते हो जब वो put to use हो चुकी है for the purpose of business or profession. The other aspect, पहला aspect तो ये हो गया। दूसरा aspect क्या है? 43(6) का, जिसमें मनीज पेबल के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? मनीज पेबल के बारे में। As to deduct its value from the written down value of the block. The facts in the present case are similar. The facts in the present case are similar to facts in the case of CIT versus Yamaha Motor। ये क्या आ गया? केस लॉ। ये केस लॉ का जो कोट करना रहता है, मोटर इंडिया वर्सेस मोटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है। Wherein Delhi High Court observed that expression used for the purpose of business or profession, used for the purpose of business in section 32, when used with respect to discarded machinery would mean the use in the business not only in the relevant financial but also in the earlier। मतलब इस साल का है तो पिछले साल का भी देखा जाएगा। The discarded machinery may not be actually used in the relevant previous year, but depreciation can be claimed as long as it was used for the purpose of business in the earlier years, provided the block continues to exist in the relevant financial year। मतलब अगर हमने पिछले साल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो इस साल भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। जो अगर मेरे पास ब्लॉक है, ब्लॉक ही नहीं है, फिर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ब्लॉक होना चाहिए ना डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, तभी तो उसमें से माइनस होगा। ठीक है ना। ओके। Therefore, the condition for claiming depreciation in respect of discarded machine
would be satisfied if it was used in the earlier previous year. मतलब देखो x1, x2, x3 डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, ये क्या है डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, पर्पस ऑफ बिजनेस यूज हो रहा था, तो ये x4 अपना मान लो रिलेवेंट असेसमेंट यूज हो रहा है, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा इस साल वाला, इसमें भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे x4 में अगर अपने पास ब्लॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक होगा तभी डेप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है। अब सेकंड एस्पेक्ट को देखते हैं 43 से, पहले एस्पेक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, पहले एस्पेक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। देखते हैं 43(6) में जो लिख रहा है मनी पेबल के रेस्पेक्ट में, मींस द सेल प्राइस इन केस ऑफ द सेल ऑफ सेल, मनी पेबल की डेफिनेशन बता, सेल प्राइस इन केस ऑफ सेल ऑफ इंश्योरेंस, साल्वेज, कंपनसेशन, मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेट। In this case, the machinery has not been sold. मशीन बेची नहीं गई, केवल डिस्कार्ड करी गई। और डिस्कार्डेड मनी पेबल में नहीं आता, इसका मतलब असेट अपनी ब्लॉक में रहेगी, और जब ब्लॉक में रहेगी तो डेप्रिसिएशन मिलेगी। क्या होगा? डेप्रिसिएशन मिलेगी। डेप्रिसिएशन जैसी मिल जाएगी तो ये गलत होगा स्क्रूटनी असेसमेंट में, तो इसका मतलब एसएससी को पूरा 40 लाख की अलाउ हो जाएगी। And it continues to exist. Hence, there is no money payable in this case, which alone is deductible while computing WDV of the block. Applying the rationale of the above case, the action of the AO in disallowing 4 lakhs is discarded on the ground that same was not put to use is invalid, since the said machinery was put to use in the earlier previous years. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। Ex-limited issues debenture in the previous year 21-22, which were to be matured at the end of 5 years. The debenture holder was given an option. The debenture holder was given ex-limited ने issue करे है, suppose Mr. Y को। The debenture holder कौन है? Mr. Y was given an option at the time, an option of one-time upfront payment of ₹60 per debenture on account of interest, which was to be immediately paid by the company. As per the option exercised by the debenture holders, company paid interest upfront to them in the first year itself, and the same was claimed as deduction in the return of the company. कंपनी ने क्या किया? अपफ्रंट पेमेंट कर दी, और कंपनी ने क्या किया? फिर कही कि हमें डिडक्शन चाहिए इसके बाद। But in the accounts, the interest expenditure was shown as deferred revenue expenditure to be written off over a period of 5 years. During the course of the assessing officer spread the upfront interest paid over a period of 5-year term of debenture and allowed only 1/5 करा के एओ ने, इनने क्या किया? पूरा अपना डिडक्शन क्लेम कर ली। एओ ने क्या किया? जो 1/5 5 साल में स्प्रेड कर दी, इंटरेस्ट 100 रुपए की इंटरेस्ट है तो 5 साल स्प्रेड कर दी, 20 रुपए केवल इस साल अलाउ किया। अब हम देखते हैं ऐसा होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, फिर इसका केस लॉ का भी रेफरेंस देंगे। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। The issue under consideration is whether in a case where debentures are issued with maturity at the end of the 5 years, ये पूरा वही लिख रहा है, can the entire can be claimed as deduction by the company in the first year, or should the same be, पूरा ये from the question, ये कहाँ से आता है? from the question। अब हम देंगे केस लॉ का रेफरेंस। केस लॉ यहाँ पे आ गया, क्या है? इन द फैक्ट्स ऑफ टपारिया टूल्स लिमिटेड वर्सेस JCIT, wherein the above issue came before the Supreme Court. In that case, it was observed that under section 36(1)(3), the amount of interest paid in respect of capital borrowed for the purpose of business profession, it is allowed as deduction। ठीक है, the amount of interest paid in respect of capital borrowed is allowed as deduction under section 36(1)(3). The moment of the option for upfront payment was exercised by the subscriber, the liability of X limited to, वैसे मतलब मिस्टर वाई ने सब्सक्राइब किया, X limited की liability क्रिएट हो गई। In that year had arisen. Not only had the liability arisen in the previous year in question, it was even quantified and discharged as well as in that year। ठीक है, as per the rationale Supreme Court ruling Taparia tools, when the deduction of entire upfront payment of interest is allowable as per Income Tax Act 1961. In fact, that a different treatment was given in the books को बुक्स से तो इनकम टैक्स एक्ट को वैसे भी कोई मतलब बुक्स में तुम 5 साल का 10 साल के लिए तुम स्प्रेड कर दो, है कि नहीं? इनकम टैक्स में तो लॉ के ऊपर बात चलती है। कुड नॉट बी ए फैक्टर विच वुड
which would bar the company from claiming the entire expenditure as deduction. Accordingly, the action of AO in spreading over the benefits is not correct. The company is eligible to claim entire amount as per section 36(1)(3) क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कैपिटल बोरो करते हैं तो उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करती है एक साथ रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 32। एक तो हमसे क्या पूछा, डेप्रिसिएशन कितनी है, क्या डेप्रिसिएशन, सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 में क्या क्या आएगा, एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे हम और एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे अभी। In respect to the following items of plant and machinery purchased by PQ Textile Limited by paying through account pay check, which is engaged in the manufacture of textile fabrics, क्या है, मैन्युफैक्चर में, किसमें, मैन्युफैक्चर में, for the year ended 31st March 2022. Assume that the company does not opt for the provisions of 115BAA और BAB. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो होता तो दिक्कत हो जाती है, उसमें डेप्रिसिएशन अगर कुछ अलाउ नहीं होता है। न्यू मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1/5/2021 84 की हमने परचेज करी, ठीक है। न्यू विंडमिल परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 18/6/2021 22 की। लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू सेल डिपोट्स परचेज एंड पुट टू यूज इन जुलाई 21 3 की। सर इस पे भी मिलेगा क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन, बताओ। नहीं, इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में क्या पढ़ा है कि जो व्हीकल्स होते हैं उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता और किस पे, ऑफिस एम्प्लायंसेस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता एडिशनल डेप्रिसिएशन। और व्हीकल्स में ये आता है बट ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत नहीं आता है। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या लिखा है कि लॉरीज इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसमें कवर नहीं होगा। उसमें कौन से व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। कौन से व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे ये वाला न्यू इसमें नीचे आएगा फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, ये इस पे मिल जाएगी, इस पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। जो व्हीकल वाले होते हैं उसमें लॉरीज नहीं आती, मोटर व्हीकल्स एक्ट की तरफ से मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो इस वजह से लॉरीज पे नहीं मिलेगी। आफ्टर 30 नवंबर, आफ्टर इसका मतलब क्या है, 180 डेज वाला पंगा। 180 डेज में हम क्या डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, हाफ, मतलब रेट को हाफ कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली हाफ हो जाती है। तो हम थोड़ा सा वो क्लीन कर देते हैं। forklift trucks used in inside factory, computer installed in office premises, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी, नहीं मिलेगी ऑफिस प्रेमिसेस के लिए। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, न्यू इंपोर्टेड मशीनरी। अब ये न्यू इंपोर्टेड मशीनरी के बारे में कुछ बोल रहा है, इधर तक अपना क्लीन है बिल्कुल। इस पे मिल जाएगी, इस पे नहीं मिले, इस पे भी मिल जाएगी, इस पे नहीं मिलेगी, सॉरी, इसमें भी नहीं मिलेगी, इसमें मिल जाएगी, इस पे मिल जाएगी। The new imported machinery arrived at Chennai port on 30th March 2022 and was installed on 30th 4. Okay, all other items were installed during the year. ये पुट्टी यूज कब हो रहा है, ये देखो पुट्टी यूज हो रहा है 3 अप्रैल 2022 को। इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर बात का है। और सेक्शन 32 में सबसे बड़ी बात क्या लिखी, अगर पुट्टी यूज होगा तो ही तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस वाले को हम इग्नोर करके चलेंगे। The company was newly started during the year, न्यू कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब WDV वगैरह तो कुछ होगी, नई कंपनी है। Also compute the WDV of the various blocks of the assets as on 1/1/2000, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद निकालनी है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सही से बोल रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, आंसर देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले हमसे पूछा था डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32। एक आ गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एक आ गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे मिलती है, ब्लॉक बेसिस पे। किस में मिलती है, ब्लॉक बेसिस पे। प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, मतलब ये वाली चीज आ गई, ये देखो। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा आसान हो जाएगा, ये रहा। अब हम किस में से देखेंगे, इनमें से देखेंगे 180 डेज और मोर, तो यही है क्योंकि ये बाद में 180 डेज से कम है। तो इनमें से देखेंगे क्या क्या हमें मिलना चाहिए, कौन कौन से हमारे ब्लॉक्स में आ रहे हैं, कौन कौन से अलग ब्लॉक में है। विंडमिल एक तो अलग ब्लॉक में आएगा, मशीनरी एक में आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1/5, ये किस पे आ गया, 15% ब्लॉक। तो इस पे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी पूरे साल की, एडिशनल भी मिल जाएगी क्योंकि न्यू मशीनरी है और एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में लिखा ही है, अगर न्यू होता है तो हमारे को डेप्रिसिएशन मिल जाती है। लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स टू डिपो, मैंने बताया था मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं आता है, इस वजह से इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी।
तो इसमें मिल जाएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिली, तो ये कितना हुआ टोटल 87 84, तीन चीजें थी अपने ऊपर, इस वजह से नॉर्मल डेप्रिसिएशन इतनी आ गई, एडिशनल डेप्रिसिएशन इतनी आ गई। चलो आगे चलते हैं। फिर आया अपना प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक वाला ही, जो ब्लॉक अपना चल रहा था 15% वाले का, उसमें लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। इसमें क्या क्या आएंगे देखो, यहां से एक तो ये आ जाएगा फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, जो कि यही अपना किस में आता है 15% वाले में, बाकी ये कंप्यूटर तो 40% में आता है, ठीक है ना। चलो तो ये आ गया अपना फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, 4 की इस पे आ गई, इनसाइड फैक्ट्री इस पे मिल जाती है एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑफिस वाले पे नहीं मिलती केवल, ठीक है सर हमें पता है ये तो। 7.5% इस पे आ गई, और एडिशनल वाला 10% का रेट होता है, तो उसकी 20% का रेट होता है, तो हाफ कर दिया है, देखो 15 का आधा कर दिया है, 20 का आधा कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया 7.5%, यहाँ पे हो गया 10%, इसका कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ये रहा। प्लांट एंड मशीन 40% ब्लॉक, कौन सा कंप्यूटर, ऑफिस वाले पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, सही है। फैक्ट्री वाले पे सर सही कह रहे हो, फटाफट चला हुआ, 3 इस पे हो गया, 2 इस पे हो गया, 20% इसमें मिल जाएगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, क्योंकि 40 का आधा कर दिया, और इसमें हमने 20 का आधा कर दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होती है ना, इस वजह से, तो इस पे 0.6 मिल गई, इस पे 0.2 मिल गई। अब आओ नीचे, प्लांट एंड मशीनरी 40% वाला ब्लॉक, क्योंकि विंड मिल्स अपना 40% ब्लॉक में आती है, पुट टू यूज 180 डेज, मतलब पूरा है, तो मतलब 40% पूरी मिलेगी, और उसमें एडिशनल भी मिलती है, विंड मिल में लिखा हुआ है उसमें सेक्शन में। न्यू विंड मिल परचेज इंस्टॉल्ड ऑन 18/6, तो 22 इन पे दोनों पे 40% और 20%, ये नॉर्मल हो गई, ये एडिशनल हो गई, सारी डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो तो इतनी आ गई 44.5, 15% ब्लॉक वाली, 40% ब्लॉक वाली। और हमसे एक चीज और पूछी थी, क्या WDV कैसे निकलेगी, यहाँ तक समझ आएगा। पहले हमने 15% ब्लॉक वाला बनाया 180 डेज और मोर वाला, फिर हमने 15% ब्लॉक बनाया 180 डेज और उससे कम वाला, फिर हमने 40% ब्लॉक बनाया 180 डेज और उससे ज्यादा वाला, 180 डेज उससे कम वाला, सारों को ऐड कर दिया, अपनी डेप्रिसिएशन निकल गई। हमसे पूछा ही था डेप्रिसिएशन, बहुत सिंपल सेक्शन आने चाहिए बस। कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न टाइम वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पहले देखो ओपनिंग तो नहीं लोगे, क्योंकि हमसे बोला था क्वेश्चन में न्यू कंपनी है, क्या बोला था न्यू कंपनी है, इस वजह से। प्लांट एंड मशीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने देख लिया 84 की थी सारी, पहले वाले में 3 ये था, ये था, ये था, ये आ गई 103। फिर आया था न्यू विंड मिल परचेज करी थी हमने, ये दूसरा वाला ब्लॉक था 20% वाला, वो 15% वाला, ठीक है ना। असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ थी नहीं, ठीक है, डेप्रिसिएशन हमको पता चली गई थी, WDV आ गई। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, कितना सिंपल था। हमने क्या क्या निकाला, डेप्रिसिएशन निकाली, WDV निकाली। WDV में भी क्या ब्लॉक सिस्टम से करोगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ब्लॉक सिस्टम चलाओ, ठीक है सर हमें समझ आ गया। चलो ये मैं आपको पढ़वा देता हूँ, देखो ये रहा। It may be noted that investment in the following plant and machinery would not be eligible for additional lorries for transporting goods to sales depot, being vehicle roads transport, computer installed in office premises. As per section 2 subsection 28 of Motor Vehicles Act, the definition of vehicle excludes a vehicle of special type adopted for use in factory or in any enclosed premises. Therefore, forklift trucks used inside the factory would not fall in the definition of vehicle, ठीक है। Hence it is eligible for additional depreciation, जैसे vehicles की definition में आएगा तो additional depreciation मिल जाएगी। ये तो अपना नॉर्मली है, ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चलो Question number 3. Examine the taxability and allowability of the following receipts or expenditure under the provisions of Income Tax Act 1961 for the assessment year 22-23. Secret commission was paid during the previous year. सर सीक्रेट कमीशन से तो हमें सेक्शन 37 की खुशबू आ रही है। सही कह रहे हो, चलो आगे देखते हैं। सीक्रेट कमीशन was paid during the previous year 21-22. सेक्शन 37 चलेगा। P Limited paid dollars equivalent to 50 lakhs as sale commission फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये P लिमिटेड है। इसने मिस्टर रॉड्रिगेज को, यूके के NR एजेंट को क्या किया,
पेमेंट की है, किसकी पेमेंट की है, सेल्स कमीशन की 50 लाख रुपए की इक्विवेलेंट। लेकिन पे कहाँ पे हुई है, और मैं पढ़ा देता हूँ पहले तुम्हें। मिस्टर रॉडी, अ सिटीजन ऑफ यूके एंड द नॉन रेसिडेंट हु हैज एक्टेड एज एजेंट फॉर बुकिंग ऑर्डर फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स हु आर आउटसाइड इंडिया। देखो पेड कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया, डॉलर में पेमेंट हो रहा है इंडिया के बाहर। सर्विस कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया। गॉड्रेजेस कहाँ का है, बाहर का बंदा है। कस्टमर्स ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। रिसीव आउटसाइड इंडिया, अक्रूवल हाउस भी आउटसाइड इंडिया होता है। इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं होगा इस ट्रांजेक्शन में, तो इस पर टीडीएस की कोई बात ही नहीं आएगी। चलो देखते हैं। चलो अब तुम्हें आंसर पढ़वाता हूँ मैं, तब तुम समझ आएगा। Secret commission is one of the forms of commission payment generally made by business organization. Secret commission is a payment for obtaining business orders or contracts from parties or customers and paid to employees or officials of those parties or customer or companies from whom business orders are obtained by the SSE. Explanation 1 to section 37(1) of Income Tax Act 1969 provides that any expenditure incurred by SSE for any purpose which is an offence or which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business and no deduction or allowance shall be made in respect of such expenditure. ठीक है। In view of the explanation, any expenditure incurred for the purpose which is an offence और जो कि offence है और prohibited by law है cannot be allowed expenditure. Therefore, secret commission payment could not be established as payment for an offence prohibited by law. The same cannot be allowed as deduction. Okay. Could be established. इसमें क्या बोला कि ऑफेंस के लिए स्टैब्लिश हो चुकी है, इस वजह से इसका सीक्रेट कमीशन अलाउ नहीं हुआ, इस वजह से इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं हुई। ये हमने पढ़ा था 37 में। और फॉरेन एजेंट, अब ये दूसरे वाला पार्ट था ना जो यूके वाला, वो है A foreign agent of an Indian exporter operates in his own country and no part of his income accrues or arises in India. His commission is usually remitted directly to him and is therefore not received by him, okay, or on his behalf in India. The commission paid to the NR agent for services rendered outside is thus not chargeable to tax in India. ठीक है, क्योंकि सब कुछ रिसीव हो रहा है, एक्रूराइज बाहर हो रहा है, इस वजह से इंडिया में नहीं आ रहा है। Since commission income for booking orders by non-resident who remains outside India is not subject to tax in India, therefore disallowed under section 40A1A. 40A1A में क्या था, अगर TDS नहीं कटा होता है तो डिसअलाउंस हो जाती है। Not deducted in respect of commission to such non-resident even though tax has not been deducted at source. Thus, the amount of 50 lakhs remitted to Mr. Rodriguez would not attract disallowance of 40A1 for non-deduction of tax at source. ठीक है ना, तो सब कुछ बाहर है, इस वजह से दिक्कत यहाँ पे है नहीं हमें। अब बी पार्ट क्या कहता है, कैन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बी कवर्ड अंडर 43B। 43B क्या था, एक्चुअल पेमेंट, जब पेमेंट होगी उसके बाद तुम्हें डिडक्शन मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। फॉर डिसअलाउड बैंक गारंटी गिवन बाय कंपनी टुवर्ड डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी। बैंक गारंटी में क्या मनी आउटफ्लो होता है, सोच के बताओ। बैंक गारंटी में तो मनी आउटफ्लो ही नहीं होता सर, तो पेमेंट की तो बात ही नहीं आती, तो अलाउंस की बात नहीं आती। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है ना, बैंक गारंटी गिवन बाय कंपनी टुवर्ड डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल टू गुड्स और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बट नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेड ही नहीं है तो अलाउ होगी नहीं। चलो पहला वाला देखते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया। फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस इनमरेटेड अंडर सेक्शन 43B, द रिक्वायरमेंट इज एक्चुअल पेमेंट एंड नॉट डीम्ड पेमेंट। Furnishing bank guarantee cannot be equated with actual payment. Actual payment requires that money must flow from assessee to the public exchanger as specified in section 43B. Therefore, the deduction of expense covered under section 43 cannot be claimed by merely furnishing a bank guarantee. पैसा तो चल ही नहीं रहा इधर से उधर, इस वजह से अगर ये डेबिट होता ट्रांजेक्शन का तो हो जाता। ठीक है ना। अब दूसरा वाला पार्ट, इंटरेस्ट पेबल टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Therefore, interest payable to goods and services department which is not paid before the due would attract disallowance। ये देखो पेमेंट हुई नहीं, अट्रैक्ट आएगा डिसअलाउंस, सिंपल सा है। चलो इसमें केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं होती इतना ज्यादा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है स्पेसिफिकली कि केस लॉ लिखना है तो ही हमें केस लॉ लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना।
ये आ गए हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ILT Limited is engaged in manufacturing pipes and tubes. The profit and loss account of the company for the year ending 31st March 2022 shows a net profit of 405 lakhs. The following information, net profit कितना दिखा रहा है पहले हमारे को 405 lakhs का एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड टू यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, अ ग्रुप फ्री एयर टिकट, क्या है, ग्रुप फ्री एयर टिकट was provided by supplier for reaching a certain volume of purchases during the financial 21-22. The same is encashed by the company for rupees 10 lakhs in April and credited general reserve account. Oh, अच्छा, सेक्शन कौन सा लगेगा, 28(4) दिखा दूं मैं आपको, 28(4) लगेगा। इसमें ये गलत किया है, जनरल रिजर्व अकाउंट में डालने के, इसको उधर से हटा के अपने P&L में डालना पड़ेगा, बिजनेस PGBP इनकम बन जाएगी इसकी। देखो, वैल्यू ऑफ ग्रुप फ्री एयर टिकट प्रोवाइडेड बाय सप्लाई इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28(4 एज द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट विच आर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस टैक्सेबल। मतलब जो पैसा हमें मिला है, डीम्ड है, गिफ्ट की तरह मिला हो, चाहे कैसे भी मिला है, तो अपनी बिजनेस इनकम ना 28(4 में लिखा हुआ है, इस वजह से उसको 28(4 का लेके PGBP मान लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे रिजर्व से हटा के, ठीक है। इस वजह से ये 10 की अपनी ट्रांजेक्शन कवर हो गई PGBP में, जनरल रिजर्व से हटा के PGBP में एड करवाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रेगुलर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 8 lakhs इंस्टेड ऑफ 10 lakhs। मतलब 8 लाख की जगह 8 लाख लिए उसने 10 लाख की जगह, मतलब 2 लाख का फायदा दिया कहीं ना कहीं, ओके। द पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच वाज नॉट गिवन इफेक्ट इन द रनिंग अकाउंट ऑफ सप्लायर, ओके। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वेव हो रहा है, 10 लाख की जगह में 8 लाख दिया तो वेवर हुआ है, वेवर आता है तो सेक्शन कौन सा लग जाता है, 41(1). और वेवर जब जब होता है हमारे को इनकम माना जाता है वेवर, तो इस वजह से 2 लाख भी इसका इनकम माना जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट का आंसर, देखो ये रहा, अमाउंट वेव्ड बाय सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल इज a deemed income under section 41(1) as the expenditure was allowed as deduction in the last year and there is a benefit by way of remission or cessation। मतलब लाइबिलिटी खत्म होकर फिर से इनका हमारे को फायदा हो रहा है, तो ये हमारे को फायदा हो रहा है, तो इस वजह से इसको इनकम में ले लिया जाएगा। ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, द फैक्ट दैट इफेक्ट वाज नॉट गिवन इन द रनिंग अकाउंट ऑफ सप्लायर इज नॉट रिलेवेंट। हमें इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये अपने 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया अपना, ये हो गया तीसरा पॉइंट। आंध्रा बैंक सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ टर्म लोन इन द फाइनेंशियल 2018-19 फॉर अ सम ऑफ 50 लाख रुपीस का उसने लोन दिया था। इंटरेस्ट ऑफ 8 lakhs वाज इन एरियर्स, ओके। द बैंक हैज कन्वर्टेड एरियर्स इंटरेस्ट इनटू न्यू लोन repayable into 10 equal installment, okay. During the year the company has paid 2 installment, the amount so has been reduced from the funded interest balance sheet। देखो 8 लाख का था, 10 इंस्टॉलमेंट बनाया तो 80 के की इंस्टॉलमेंट रहती है, 2 इंस्टॉलमेंट कितने हुई 1.6 लाख की, 1.6 लाख की इतनी हमने पे करी है, 43 भी लग जाएगा, 43 भी एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे 1.6 लाख की रिडक्शन मिलेगी, ना कि पूरे की, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं आंसर। ये रहा, देखो ये लेस वाला आ गया, वाइड वाला आ गया। अंडर सेक्शन 43(b) द इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू एनी शेड्यूल्ड बैंक is allowed as deduction if such interest is actually paid irrespective of the method of accounting followed by the assessee. Conversion of arrears of interest into fresh loan by a bank cannot be considered as actual payment of interest. However, the amount of funded interest converted loan actually paid is allowable as deduction. हमने इंटरेस्ट कितनी पे कर दी जो कि लोन में कन्वर्ट हो गई थी, कितनी 80,000 की थी, 2 महीने का पे किया था, 2 इंस्टॉलमेंट सॉरी, तो 1.6 लाख 1.6 लाख हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है सर, सही कह रहे हो आप। ये वाला भी अपना हो गया कवर। अब अपने बचे 3 ट्रांजेक्शंस। The company remitted 5 lakhs in interest to a company incorporated. Company remitted 5 lakhs in interest to a company incorporated in USA on a loan taken 2 years back. ठीक है। Tax deducted in section 195 from such interest has been deposited
बाय द कंपनी ऑन 15 जुलाई। द सेंड इंटरेस्ट फॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है और रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले जमा भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसमें तो डेबिट भी कर दिया, पीएनएल में डेबिट भी कर, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। पीएनएल में डेबिट हो चुकी है और होना क्या था, पीएनएल में ही डेबिट होना था और डेबिट हो चुकी है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 40A1 का लिखा है ना, नो इश्यू। इसका आंसर मैं आपको चेक करा देता हूँ 4th पॉइंट का। देखो ये इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया टू फॉरेन कंपनीज अलाउेबल, वही अलाउड पहले ही थी हमारी पीएनएल में, इस वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। आओ अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। संदीप a sales executive stationed at head office at Delhi was an official tour in Bengaluru from 31st May 2021 to 18 June and 20th September to 15th October for the purpose of business development. The company has paid Sandeep salary in cash. Rule 6DD याद कर लेना, वो लगेगा इधर। Sandeep salary in cash from its local office at Bengaluru for the month of 2021 and September 2021 amounting to 45,000 47,000 net of TDS. तो देयर वाज नो बैंक अकाउंट, दे वर इंक्लूडेड इन द सैलरी डेबिटेड। सर ये तो कैश में पे करी है, तो ये तो डिसअलाउ हो जानी चाहिए। नहीं, रूल 60D में एक्सेप्शन लिखी है। अगर कोई बंदा तुम्हारा एम्प्लॉय अगर परमानेंट बेसिस पे नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे जाता है और उसको सैलरी पे करी जाती है नेट ऑफ टीडीएस अप टू 50,000 टेम्पररी बेसिस वाले को, तो उसकी सैलरी अलाउड रहती है कैश में और पीएनएल में वो डेबिट कर सकता है। तो देखो कितना हुआ, देखो मैंने लिखा भी 40A3 सैलरी पेड आफ्टर डिडक्टिंग डिटेल रूल 60 टेम्पररी पोस्टिंग फॉर 15 डेज अलाउड है अप टू 50,000 अगर सैलरी मिली है। तो देखो अपनी कितनी थी 45,000 एंड 47,000। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, और पहले से ही डिडक्शन हो रखी है, पहले से पीएनएल में डेबिट कर रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ चेंज करने की। ठीक है ना, पहले से ही ओके है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन अपनी ओके सर, सही है, समझ आ गया बिल्कुल। ये रूल 6DD जाके देखना, रूल 6DD में लिखा हुआ है लास्ट में, बिल्कुल एक पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है ये चीज। रूल 6DD चेक कर रहा है ना, नहीं याद आ रहा है तो। 6 पॉइंट का है, द कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड 50,000 बाय अकाउंट पे चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड सेम स्टैंड इंक्लूडेड इन द जनरल इलेक्शन। ये तो कोई वो नहीं है, इसकी तो केवल डिडक्शन मिलती है किसमें, 80 GGB में। किसमें, 80 GGB में। तो यहाँ से हम इसको एडबैक करेंगे और कहाँ पे जाएगा, डिडक्शन में जाएगा 80 GGB में। PGBB में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है ना, ऐसे कोई जैसी एक्सपेंसिव थोड़ी डाल देते हैं। ठीक है ना, चलो देखो इसका ये रहा पॉइंट 50 वाले का। Contribution to an electoral trust is not allowable expenditure while computing business income. Hence, the same has to be added back since it is included in general expenses. और इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अपने को 80 GGB, जो मैंने आपको बताया था इधर। जैसे ही अपना टोटल इनकम आ गई उसके बाद डिडक्शन हटाई, टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल में से डिडक्शन हटा के नेट टोटल इनकम। ये अपने हो गए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने आपको बता ही दिया, आप देख लेना एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हो। यहाँ तक अपना कंप्लीट है आज। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कल सुबह मॉर्निंग में आपकी वीडियो आ जाएगी, तो ये आप कल कर लेना सुबह। पीजीबीपी ऐसे कवर करना, फिर मैं पीजीबीपी की एक समरी बता दूंगा एक बार पूरी, जितने भी ट्रांजैक्शन सबकी मैंने लिख रखे हैं एक जगह, जितने भी ट्रांजैक्शन में सबकी समरी बता दूंगा आपको। ठीक है ना, पढ़ते रहो। हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश जी का नाम लेते रहो, सब अच्छा होता रहेगा, बढ़िया से सब करना है। ऑल द बेस्ट। पेपर आने वाले 45 डेज ही बचे, जितना ज्यादा रिवाइज हो सके बच्चों, जितना ज्यादा रिवाइज हो सके उतना ज्यादा करो, जितने ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा मार्क्स, जितने ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा मार्क्स। और याद रखो मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा दोस्तों। चलो फिर मिलेंगे कल।